जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, आज हम फिर लुसेंट के अगले सीरीज में आपके साथ जुड़ रहे हैं, जहां हम 151 से लेकर के 165 तक के प्रश्नों को देखेंगे। और यह हमारा जो टॉपिक है वह गांधी युग टॉपिक चल रहा है। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इस क्लास को मिस ना करें, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसमें उषा मेहता की ख्याति क्या है या इनका योगदान क्या है। ये चार ऑप्शन आपके पास है और इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है। ऑप्शन नंबर सी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया तो उसी रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया और अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। इसमें उषा मेहता ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह गुप्त रूप से रेडियो का संचालन करने लगी और रेडियो पे सारी बातें और सारा जो इंफॉर्मेशन है वह जनता के पास पहुंचाने की चेष्टा करने लगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे थोड़ा सा। उषा मेहता का यहाँ जन्म दिया हुआ है कि 25 मार्च 1920 में इनका जन्म हुआ और 11 अगस्त 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के अनुरूप, किसके अनुरूप पूछ सकता है कि किसके अनुरूप चली, तो गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रही। वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो संचालन के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण। अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारे सामने, और एक एक प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, अंत तक बने रहना वीडियो में। एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आएंगे जो सीधे एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। अगला प्रश्न है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यह यूपी पीसीएस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। और आपको बताना है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बढ़िया, मोतीलाल नेहरू जी थे, या सीआर दास जी थे, या वल्लभ भाई पटेल जी थे, या ऑप्शन नंबर डी विठल भाई पटेल जी हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विठल भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता किया था। किसकी अध्यक्षता? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता। और यह कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और एक तरफ अधिवेशन स्थल होगा, यानी कि एक तरफ जगह होगा और एक तरफ अध्यक्ष होंगे। किसने कहां अध्यक्षता की थी? तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि कौन कौन सा हमें याद है। तो सबसे ज्यादा चलता हुआ नाम सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू है। सबसे पहले इन दोनों को पकड़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस पता है कि 2 बार इन्होंने किया था। एक बार 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, दोनों के अध्यक्ष बने थे। तो डी का हो जाएगा 1। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इसलिए सी का हो जाएगा 2। हम देखेंगे कि किस डी में 1 और सी में 2 कहाँ है। तो डी में 1 का सी में 2 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम देखेंगे कि कौन कहां से थे। बाकी जो 2 बच गए, तो एम ए अंसारी जी मद्रास से हुआ करते थे और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे वह नासिक से हुआ करते थे। यहाँ वही बात सामने रख दी गई है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है और याद करके आगे बढ़ते चलना है।
डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कानपुर अधिवेशन के 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी, या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, या सरोजनी नायडू कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, या फिर सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। ऐसे एक ही प्रश्न से 5 से 7 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बस आपको अवेयर रहना है कि प्रश्नों को कैसे एग्जाम में करना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है, ये ऑप्शन भी है और इधर कूट भी है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेना है कि कौन कौन सा आंदोलन है जिसने महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया। स्वदेशी आंदोलन था, या स्वराज्य आंदोलन था, या असहयोग आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में महिला आकर के आंदोलन से जुड़ती है और वस्त्रों का बहिष्कार करना शुरू करती हैं। इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा पिछले क्लास में कर लिया है। यदि आप नए हैं तो पिछले क्लास को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, अब यहां आपको याद रखना है कि क्या क्या किया, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना, करों का भुगतान न करने आदि में भाग लिया। सभी दिए गए आंदोलन ने महिलाओं को घर से बाहर निकाला था, घर से बाहर निकाल दिया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपी पीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, 2012 का प्रश्न है और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे भी आपको ध्यान देना है और लास्ट तक सेशन को जरूर देखें। एक से बढ़ के एक प्रश्न और अपने आप में बेहतरीन प्रश्न ऐसे ही पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों को लाया गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि अब आपको बताना है कि 1939 में इन्होंने 7 प्रांत में इनकी सरकार थी, उन 7 प्रांतों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों, क्या कारण था? अब जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा यह बनेगा नहीं, और हम लोग पिछले क्लास में कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं इसी सेशन में कि आखिर यह कौन सा ऐसा कारण था, वह लंबा हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यहाँ देखेंगे कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, इस वजह से नहीं, यह कोई वजह नहीं है, यह कोई मतलब नहीं है जिस वजह से यह किया जा सके। कांग्रेस ने वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी नहीं, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी नहीं। तो इसका मतलब ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। और एक्चुअल कारण मैं बताता हूं कि कारण क्या था। तो कारण यह था कि अंग्रेजी सरकार ने बिना भारतीयों की सलाह से उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिस वजह से कांग्रेस नाराज हो गई और अपने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दी कि आप बिना हमसे पूछे कैसे हमें विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं। यहाँ आप एक एक लाइन याद रखेंगे कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दिया, जिसमें वायसराय लॉर्ड लिथगो, उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड लिन लिथगो हुआ करते थे। लॉर्ड लिथगो की भारतीय लोगों के सलाह के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में जुझारू घोषित करने की कार्रवाई के विरोध में किया गया था। यानी कि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को क्या कर दिया, झोंक दिया। कहा कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहा है, जबकि किसी भी भारतीयों को या भारत के किसी भी राजनेताओं को इस बात का भनक भी नहीं था कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका जा रहा है। वायसराय लॉर्ड लिथगो की भारतीय लोगों से सलाह के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में जुझारू घोषित करने की कार्रवाई, जिस वजह से कांग्रेस ने क्या किया, तो अपने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। एक एक लाइन आपको याद रखना है। यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न ये बनाए जा सकते हैं कि 1939 में वायसराय कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड लिथगो हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से वायसराय ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेला, तो लॉर्ड लिथगो हुआ करते थे। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने
निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और पुट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन नहीं है। पीजेट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, या ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो प्यारे बच्चों, इसमें दो ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना उन्होंने किया था, 2 और 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि, अब आपको बताना है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास क्यों किया था। यह 4 में से वह कौन सा ऐसा रीजन था जिस वजह से किया था। अब आपको ऑप्शन पढ़ना है और फिर आंसर को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। असफल था, ये बात सही है कि 1932 का गोलमेज सम्मेलन असफल था, लेकिन यह कारण नहीं था कि उन्होंने मरण पर्यंत तक उपवास रखा। अगला आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, या ऑप्शन नंबर सी होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, या ऑप्शन नंबर डी में ए और बी तथा कथनों में से कोई सही नहीं है। क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैसे, तो हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में, आप देखेंगे और चीजों को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों इन्होंने मरणोपरांत तक उपवास रखा था। गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच की आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया। बहुत बढ़िया। जब गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है और महात्मा गांधी चले आते हैं और असफल हो जाता है, तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि आपसी खाई को और बढ़ाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपनी प्रसिद्ध घोषणा की। ठीक है, भारतीयों के बीच में आपसी खाई को बढ़ाने के लिए उसने 16 अगस्त 1932 को घोषणा की कि सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत, जैसे कि कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध है, इसको मैं लागू करने वाला हूं। कब घोषणा किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा किया गया था? तो मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, और इन्हीं के नाम पे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी से कहा गया, जिससे गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आप इसे वापस नहीं लेते हैं तो मरणोपरांत तक मैं उपवास रखूंगा। ठीक है, आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी और एक एक पॉइंट आपका क्लियर होते जा रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो सबसे पहले हम ये जान लें, इन सभी बातों पे चर्चा तो हम लोग पिछले क्लास में कर लिए हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में सर सिडनी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट भारत आया था और इसे काला कानून भी कहा जाता था। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या लक्ष्य था। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन देना था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना था, खिलाफत आंदोलन का दमन था, या प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना था। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि रॉलेट एक्ट था क्या। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना किसी का सुनवाई के सीधे क्रांतिकारियों को पकड़ करके उन पे मुकदमा चलाया जा सकता था शक के आधार पे। और यह इसे काला कानून इसलिए कहा गया ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई अपील दलील नहीं था, और यह इसलिए भारत में लाया गया था ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सके। तो इस वजह से इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि आपका और आपके दोस्तों का सिलेक्शन और सुनिश्चित और पक्का किया जा सके। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे और एक एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करते चलना है कि रॉलेट एक्ट की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉलेट एक्ट, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट
में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। मैंने अभी बताया यह इसलिए बनाया गया था ताकि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उस आंदोलन को दबाया जा सके, क्रांतिकारियों को दबाया जा सके, खौफ पैदा किया जा सके। यह कानून सर सिडनी, याद रखना है कि किसने, तो सर सिडनी अथर्व टेलर रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति थी और इन्हीं के नाम पे इसे रॉलेट एक्ट दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, अब देखिए क्यों है, ये 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बिल्कुल 1929 में सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ऐसा नहीं 1916 वाले में सुलझाया गया था, गलत हो जाएगा। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कहीं जब भी हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला सीरीज भी कर रहे थे हम लोग, तो वहां कहीं ये 2 बातों की चर्चा नहीं थी, सिर्फ यही चर्चा थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और झंडा फहराया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों केवल एक। तो हम आंसर लगा देंगे केवल 1 हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है एनडीए 2015 का, कि लोक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। बहुत बढ़िया। इन 4 में से वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 के विरोध में यह कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीयता पर सीधा प्रहार है और भारत को दास बनाने वाला, भारत को अपने जकड़ में रखने वाला पहले नंबर का यह बिल होगा। यह बात मोतीलाल नेहरू ने कही थी, मोतीलाल नेहरू जी ने कही थी और इसके एवज में नेहरू रिपोर्ट भी इन्होंने पेश किया था। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, एक एक चीज क्लियर आपका होते चला जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक में बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई। अब जो 1928 का सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक है, इसमें बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला है। किसने कहा, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। और भारत की गुलामी बिल नंबर 1 था। मोतीलाल नेहरू ने एक बहुत प्रसिद्ध रिपोर्ट दी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। नेहरू रिपोर्ट किसने दिया, तो मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि जो फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्या मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, या एम.ए. अंसारी जी ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, या एम.के. गांधी जी ने किया था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम.ए. अंसारी जी ने किया था। अब यहां आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि भारत के संविधान के सिद्धांतों को तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस रिपोर्ट को, सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। अब यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि नेहरू रिपोर्ट पेश किसने किया था। तो जब भी नेहरू रिपोर्ट पेश किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू आते हैं और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर अंसारी जी ने की थी। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो हमें पता है कि यहाँ
अहमदाबाद में नमक कानून तोड़ने का काम महात्मा गांधी करते हैं। इस पे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा कर लिया है। अब यहाँ हम तंजौर यानी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। जब यहाँ महात्मा गांधी नमक आंदोलन कर रहे थे और नमक आंदोलन करते हुए नमक कर का उल्लंघन किया था, तो वहां तंजौर में भी एक व्यक्ति हुआ करते हैं और उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। क्या बीओ चिदम्बरम पिल्लै जी थे या सी राजगोपालाचारी जी होगा? राम नहीं, राजगोपालाचारी। राम गलती से हो गया इसलिए इन्हें राजगोपालाचारी कर ले, राजगोपालाचारी कर ले, राजगोपालाचारी कर ले। इसका आंसर यही होंगे राजगोपालाचारी जी। अब एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे यह काम हुआ था। आपको देखना है, राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। यह कहां से संबंधित है? तो तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और बाद में तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बने। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष भी बाद में बनाए गए। 1930 में जब गुजरात में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, उसी दौरान चक्रवर्ती यानी सी राजगोपालाचारी जी ने भी नागपट्टनम के पास देवर नयम, याद रखना है, नागपट्टनम के पास देवर नयम में नमक कानून तोड़ा, जिसके कारण सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। राजगोपालाचारी के इस मार्च को बेदनरयम मार्च भी कहते हैं। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, वैसे ही इन्होंने बेदनरयम मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। ये चीज आपको याद रखना है। महात्मा गांधी से जब भी पूछे तो दांडी मार्च होगा और सी राजगोपालाचारी जी से पूछे उसी समय तो तमिलनाडु में बेदरनियम मार्च होगा। एक एक प्रश्न बहुत बेहतरीन है और ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में करके आएंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप जब कर रहे होंगे तो आपका एक प्रश्न के साथ कितने नए नए प्रश्न आपको मिल रहे होंगे, यह आप खुद आकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि महात्मा गांधी भारत में सबसे पहले जन भाषण कहाँ देते हैं। मुंबई में दिए थे या लखनऊ में देते हैं या चंपारण में देते हैं या बनारस में देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बनारस में देते हैं, बनारस में देते हैं। अब यहाँ आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी ने भारत आकर के पहला महत्वपूर्ण भाषण 6 फरवरी 1916 को बनारस में दिया था। एकदम लाइन याद रखना है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि कब दिया था, तो 6 फरवरी 1916 को बनारस में दिया था। उस दिन भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग वहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए हुए थे और यहीं इन्होंने किसानों पे और मजदूरों पे बहुत सारी बात कही, जिस वजह से प्रेरित होकर के राजकुमार शुक्र इनसे मिलते हैं और इनसे कहते हैं कि चंपारण चलिए और चंपारण में जो किसानों की दुर्दशा है उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित कीजिए। इन सभी चीजों पे हमने पिछले सेशन में बात कर लिया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? बहुत बढ़िया। सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? क्या हरिलाल गांधी है या महात्मा गांधी है या रामदास गांधी है या मणिलाल गांधी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। अब यहाँ याद रखेंगे हम कि महात्मा गांधी ने कब गढ़ा था और कहाँ गढ़ा था, तो 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द पहली बार इस्तेमाल किया और उन्होंने इसका इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ किया था? तो रंग भेद के खिलाफ 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। आज का आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ट्रेन से फेंका गया था। चलिए आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा जगह है जहां से ट्रेन से फेंक दिया गया था। बात यह हुई थी कि ये फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास का टिकट इनके पास था, फिर भी जब अंग्रेज अधिकारी एक आता है कहता है अरे ये काले लोग इसमें कैसे बैठ सकते हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि फर्स्ट क्लास में बैठे। उनके टिकट को फाड़ देता है और उन्हें धक्के दे करके बाहर निकाल देता है। गांधी जी को इस बात से बहुत आहत होता है कि मेरा टिकट भी फर्स्ट क्लास का, मैं योग्य भी हूं फर्स्ट क्लास में बैठने का, फिर भी मुझे बाहर सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं भारतीय हूं। और उन्होंने वहीं से प्रण किया कि इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, इस पढ़ाई लिखाई और इस वकालत का कोई मतलब नहीं है कि मैं अपने आप के लिए
मैं अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता। और वहीं से महात्मा गांधी फिर निश्चय करते हैं कि मैं भारत जाऊंगा और अंग्रेजों ने मुझे सिर्फ एक ट्रेन के बोगी से निकाला है, मैं अंग्रेजों को पूरे भारत से निकालकर पूरे भारत से उखाड़ फेंकूंगा। और वो फिर भारत आते हैं 1915 में और वहां से धीरे धीरे आंदोलन में लगने लगते हैं। तो वह कौन सा ऐसा जगह था प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है कि यह कब की घटना है, यह कब की घटना है? तो 7 जून 1893 को महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते साउथ अफ्रीका की ट्रेन से पीटर्स मैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पे उन्हें क्या कर दिया जाता है? धक्के मार करके उतार दिया गया। तो आज का सेशन उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, ये ऐसे ही आपका पताका फहराएगा। जीएस सारथी अड्डा हमेशा आपके साथ आपका सारथी बनकर चलता रहेगा जब तक आप सफल ना हो। मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में हम एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्नों को कर रहे हैं और साथ ही उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे जहां से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया करता है। प्रतिदिन आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े नए नए प्रश्नों के साथ और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और रिजल्ट भी क्लियर होगा। इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर।